सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 15th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 6th वीडियो है, जिसमें कि हम एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बारी आती है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। मतलब ये कि प्रेफरेंस शेयर्स एडवांटेजेस क्यों होते हैं, प्रेफरेंस शेयर से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें क्या फायदा मिलता है। तो गाइस, आपको याद होगा कि इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझते वक्त हमने कंपनी का भी व्यू पॉइंट को कंसिडर करके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था, एंड हमने शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स को पढ़ा था। तो सिमिलरली हम जब प्रेफरेंस शेयर्स को भी पढ़ रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जानने के लिए हमें दोनों व्यू पॉइंट देखना पड़ेगा। हमें प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस को भी देखते वक्त कंपनी का व्यू पॉइंट एंड शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट को देखना पड़ेगा, एंड प्रेफरेंस शेयर्स के डिसएडवांटेजेस को भी देखते वक्त हमें कंपनी के व्यू पॉइंट एंड शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट को देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स एडवांटेजेस क्यों होते हैं। सो जो पहला पॉइंट है वो है नो इंटरफियरेंस इन मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट in business proceedings, therefore the owners of the company can have the control retained with them. This reduces interference in management. अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेने से हमें कुछ प्रिविलेजेस एंड कुछ बढ़ावा जरूर मिल जाता है, बट हमें ओनरशिप नहीं मिलती है। हम प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के कुछ बढ़ावा पा सकते हैं, बट ओनरशिप जो है वो हमें नहीं मिलती है। सो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है ओनरशिप नहीं मिलती है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी का जो ओनरशिप है वो उसके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक ही सीमित रह जाता है, वो ज्यादा लोगों तक नहीं बढ़ता है। अब एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, अगर कोई कंपनी है जिसका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो ओनरशिप ज्यादा लोगों तक ना बांटे, वो चाहते हैं कि अगर हो सके तो ओनरशिप हम खुद तक ही रखेंगे, एंड अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा तो हम ओनरशिप किसी और को भी देने को तैयार हैं, बट हम ओनरशिप तब भी सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर को ही देंगे। सो इस केस में क्या होगा कि अगर वो अपना ओनरशिप बांट देंगे सो वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वो ओनरशिप नहीं आएगा। सो क्योंकि वो ओनरशिप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं आएगा, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स तक ही रह जाएगा। सो उनका जो ओनरशिप का डिवीजन है वो ज्यादा लोगों तक नहीं होगा, वो कम लोगों तक ही होगा। तो उनका ओनरशिप जो है वो क्योंकि ज्यादा लोगों तक डिवाइड नहीं होता है, सो इसकी वजह से मैनेजमेंट का जो वर्किंग है इसमें इंटरफियरेंस कम होता है। इसकी वजह से जो है कंपनी ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा ओनर्स होंगे कंपनी का मैनेजमेंट उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर ऐसा होता कि प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने से भी ओनरशिप मिल सकता था, सो इसकी वजह से क्या होता कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो भी ओनर्स बन जाते। अब कंपनी का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो पहले से ही ओनर्स है, उसने इक्विटी शेयर्स को भी ओनरशिप दे दिया है। अब क्योंकि उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी ओनरशिप देना पड़ेगा, सो यहाँ पे तो ओनरशिप और डिवाइड होते जा रहा है। तो ओनरशिप क्योंकि और ज्यादा डिवाइड होते जा रहा है, इसकी वजह से ज्यादा लोग होने के कारण जो कंपनी का काम करने का तरीका है उसमें कुछ इंटरफियरेंस आ सकता है। कंपनी जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ हो सकती है ठीक से ना काम कर पाए। सो नो इंटरफियरेंस मैनेजमेंट क्या कहता है कि क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं एंड वो कंपनी के प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते हैं, सो इसकी वजह से जो है ओनरशिप ज्यादा लोगों में नहीं बढ़ता है एंड कंपनी का जो वर्किंग है वो ठीक से होता रहता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो बर्डन ऑन प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पुट एनी बर्डन ऑन प्रॉफिट्स एज द डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अब देखिए, हम क्या जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड देना है, बट डिविडेंड हमें तभी देना है जब हमें प्रॉफिट हो। सो क्योंकि वो डिविडेंड हमें तभी देना है जब हमें प्रॉफिट होगा, सो ये जो है एक बर्डन नहीं दे देता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जो है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर देना ही है। सो ये बात की
किसी न किसी हाल में हमें वो डिविडेंड दे ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसकी वजह से क्या होता कि हमें हमेशा एक अमाउंट रेडी रखना पड़ता ताकि हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक अमाउंट पे कर पाए। सो ये जो है ये एक बर्डन बन सकता था, बट क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड हमें सिर्फ प्रॉफिट के समय में देना है, लॉस के समय में नहीं देना है, सो ये जो है ये बर्डन नहीं देता है फर्म के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट्स। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन कीप इट्स एसेट्स फ्री टू बी यूज्ड फॉर रेजिंग फ्यूचर लोन्स। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो लोन के बदले में हमें कोई सिक्योरिटी देना पड़ता है, या तो हमारा घर या फिर हमारा गाड़ी या फिर कुछ और। सो हमें लोन लेते वक्त एक सिक्योरिटी दे देना पड़ता है बैंक को कि अगर हम बैंक का लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक लोन का रीपेमेंट के लिए हमारा वो जो एसेट्स है वो ले सकती है। सो उसी कंसेप्ट के ऊपर ये पॉइंट भी बेस्ड है। इसमें क्या कहा गया है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें कोई मॉर्टगेज या फिर कोई एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो हमारे एसेट्स को लेके अपना रीपेमेंट कर सकते हैं। वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है। सो क्योंकि हमें अपने एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है तो वो एसेट्स जो कि हमें गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है उनको हम कोई और काम पे लगा सकते हैं। हम उन एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, दूसरे लोन्स बोरो करने के लिए, हम उनको जो है डिबेंचर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए कोई एसेट को गिरवी पे नहीं रखना पड़ता है, तो इसकी वजह से हमारा जो एसेट्स है वो सिक्योर्ड होता है एंड उन एसेट्स को हम दूसरे कामों के लिए लगा सकते हैं जो कि हमारे फर्म के लिए बेनिफिशियल हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग ओवर कैपिटलाइजेशन। इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स द अनवांटेड कैपिटल ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी रिफंडेड। दिस रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्म में कैपिटल का बहुत ज्यादा हो जाना। अब देखिए, हम जानते हैं कि बिजनेस फर्म में कुछ भी बहुत ज्यादा एंड कुछ भी बहुत कम होना ठीक नहीं है। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी हमारे बिजनेस फर्म के लिए हानिकारक है एंड कोई भी चीज अगर बहुत कम है तो वो भी हमारे बिजनेस फर्म के लिए हानिकारक है। तो इन द सेम मैनर बहुत ज्यादा कैपिटल भी हमारे बिजनेस फर्म के लिए हानिकारक है। अगर हमारे बिजनेस फर्म में बहुत ज्यादा कैपिटल है तो वो भी हमारे बिजनेस फर्म को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। सो क्योंकि हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमारे पास एक ऐसा वैरायटी है प्रेफरेंस शेयर्स का जिसकी मदद से हमें अगर जरूरत पड़े तो हम अनवांटेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस कर सकते हैं। सो उस शेयर की वजह से अगर हमें ये लगता है कि हमें ये कैपिटल नहीं चाहिए एंड हमें इसको वापस कर देना चाहिए, सो वो भी हम कर सकते हैं। सो क्योंकि हम उस अनवांटेड कैपिटल को वापस कर देंगे, सो इसकी वजह से जो है हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा सैचुरेट नहीं कर जाएगा। सो इससे जो है हम ओवर कैपिटलाइजेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी यूज्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू equity shares, and as equity shares fulfill the desires of the shareholder to become owners, therefore they will buy convertible preference shares so that they can get these shares converted into equity shares if required. Similarly, participating preference shares get an extra share in profits. This extra share also attracts investors. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी मदद से हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बिजनेस फर्म क्या चाहती है कि उसके पास इन्वेस्टर्स आए जो कि उसके बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट करें। सो ये जो फर्म का इच्छा, ये जो फर्म का एम कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, ये कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है इसको जानिए। इसमें जो है प्रेफरेंस शेयर्स का भी फीचर्स काम आता है एंड इक्विटी शेयर्स का भी फीचर्स काम आता है। सो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स को देखना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने से डिविडेंड का अमाउंट एक फिक्स्ड रेट में होता है, हमारा डिविडेंड का अमाउंट में फ्लक्चुएशन नहीं होता है एंड हम अपना डिविडेंड का अमाउंट सबसे पहले पा सकते हैं। सो ये बात कि हम अपना डिविडेंड का अमाउंट सबसे पहले पा सकते हैं एंड एक फिक्स्ड रेट में, ये एक इन्वेस्टर के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। एक इन्वेस्टर क्या सोचता है कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे तो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर देने की वजह से उसे जो है डिविडेंड अच्छा खासा मिलेगा एंड और भी प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे। सो प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि हमें इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं इक्विटी शेयर्स के पॉइंट्स के ऊपर। अब इक्विटी शेयर्स में हम क्या जानते हैं कि हमें इक्विटी शेयर्स खरीदने पे ओनरशिप मिलता है, हम बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। सो ये बात कि हमें ओनरशिप मिलता है, हम बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, ये भी इन्वेस्टर के दिमाग को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। इन्वेस्टर क्या सोचता है कि हम अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं सो हमें ओनरशिप मिलेगा, हम बिजनेस के ओनर्स कहलाएंगे। सो ये चीज
कि हमें ओनरशिप मिलेगा, ये एक इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड ये चीज कि हमें डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट में एंड सबसे पहले मिलेगा, ये उसको प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। सो एक इन्वेस्टर जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ भी कुछ पॉइंट्स को रख के अट्रैक्ट होता है एंड इक्विटी शेयर्स की तरफ भी कुछ पॉइंट को रख के अट्रैक्ट होता है। बट हमारे पास एक ऐसा शेयर्स है जिसमें ये दोनों शेयर्स का पॉइंट मिल के आया हुआ है। हमारे पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें क्या होता है कि एक शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स का भी लाभ मिलेगा एंड इक्विटी शेयर्स का भी लाभ मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के लाभ में उसे डिविडेंड एक फिक्स्ड अमाउंट में दिया जाएगा एंड सबसे पहला दिया जाएगा, एंड इक्विटी शेयर्स में उसे जो है ओनरशिप मिलेगा एंड बिजनेस के प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार मिलेगा। सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते समय एक इन्वेस्टर के दिमाग में क्या आता है कि अगर वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद ले तो उसे जो है प्रेफरेंस शेयर्स का भी लाभ मिलेगा, एंड अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स के लाभ से खुश नहीं है सो वो इक्विटी शेयर्स में भी शिफ्ट कर सकता है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी कि वो प्रेफरेंस शेयर्स के लाभ से खुश ना होकर इक्विटी शेयर्स में जंप कर सकता है, ये उसे बहुत लाभ देती है। वो ये सोचता है कि हाँ भाई, अभी मैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेता हूं, मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का भी लाभ मिलेगा, एंड अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का लाभ अच्छा नहीं लगा तो मैं इक्विटी शेयर्स में भी चला जाऊंगा। सो ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। जो दूसरा चीज जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या जानते हैं कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को सरप्लस प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा मिलता है। मतलब ये कि अगर हमारे बिजनेस फर्म का प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाकी रह गया है तो अगर बिजनेस फर्म चाहती है कि वो इसमें से कुछ हिस्सा अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे तो वो वैसा कर सकती है। सो ये चीज की हमें अपने डिविडेंड के अमाउंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा, ये एक इन्वेस्टर के दिमाग को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने की वजह से उसे जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एंड ये जो एक्स्ट्रा पैसा का लोभ है वो उसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो है इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। सो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, इस पॉइंट से हमारा मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है जिनकी मदद से हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लोभ देके कि आपको अपने डिविडेंड के अमाउंट के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ये लोभ देके कि आप कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदिए क्योंकि इसमें आपको प्रेफरेंस शेयर्स का भी लाभ मिलेगा, एंड अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के लाभ से खुश नहीं है तो बाद में आप इक्विटी शेयर्स के लाभ भी पा सकते हैं। सो अब बारी आती है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स एडवांटेजेस क्यों है। सो जो पहला पॉइंट आता है वो है सिक्योर्ड डिविडेंड। Preference shareholders do not have to face the burden of uncertainty in dividend. They have certain privileges and preferential rights regarding payment of dividends. Their rate of dividend is fixed, so generally there is no fluctuation in the amount of dividend, and in case of payment of dividends, they receive their amount of dividend before any other shareholder, so their dividend is secured. अब देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का अमाउंट है वो सिक्योर्ड होता है। वो सिक्योर्ड कैसे होता है उसको समझिए। हम क्या जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड के पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। तो ये चीज उन्हें बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करता है। पहला चीज ये है कि क्योंकि उन्हें डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट में दिया जाएगा तो उनका डिविडेंड का अमाउंट में फ्लक्चुएशन कम होता है। सो ये उन्हें लाभ देता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो है वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से कर पाते हैं। एंड दूसरा चीज ये है कि जब फर्म डिविडेंड को पे कर रही होती है तो डिविडेंड का पेमेंट करते समय उन्हें अपना डिविडेंड का अमाउंट सबसे पहले मिलता है। उन्हें जो है अपना डिविडेंड बाकी सारे शेयर होल्डर्स के मुकाबले सबसे पहले मिलता है। सो क्योंकि उनका डिविडेंड पेमेंट के समय सबसे पहले किया जाता है तो ये भी उन्हें एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अब वो उन्हें ये एडवांटेज कैसे प्रोवाइड करता है इसको समझिए। अब देखिए, ईयर एंडिंग आ चुका है, फर्म सबको अपना पैसा दे रही है। सो फर्म सबसे पहले जो है पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। सो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा सबसे पहले मिलता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके बाद, सो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है उनके डिविडेंड का अमाउंट ज्यादातर मिल जाता है बिना किसी झंझट के। सो ये चीज की उन्हें अपना पैसा बिना किसी झंझट के मिल गया, उनके लिए एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सो सिक्योर डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड का अमाउंट है वो सिक्योर्ड है एंड ये सिक्योर डिविडेंड उन्हें बहुत लाभ प्रोवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो गिव द शेयर होल्डर द ऑप्शन ऑफ गेटिंग बैक देयर अमाउंट इन्वेस्टेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सो दैट मनी डजंट गेट स्टक। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनमें कि शेयर होल्डर्स को उनका जो कैपिटल का अमाउंट है वो एक समय के बाद वापस हो जाता है। सो क्योंकि शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल का अमाउंट एक समय के बाद वापस हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो कैपिटल का अमाउंट है वो बिजनेस फर्म में फंस नहीं जाता है। उनका कैपिटल जो है वो उन्हें एक समय के बाद वापस किया जा सकता है। सो क्योंकि उन्हें उनका कैपिटल वापस किया जा सकता है, सो इसकी वजह से उनका कैपिटल जो है वो फंसता नहीं है, वो कैपिटल उन्हें वापस कर दिया जाता है। एंड जब उन्हें वो कैपिटल वापस हो जाता है, सो वो इस कैपिटल को किसी दूसरे कामों में लगा सकते हैं। सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में उनको जो है अपना कैपिटल का अमाउंट वापस कर दिया जाता है एंड इस कैपिटल का अमाउंट के वापस होते ही वो जो है इस कैपिटल को दूसरे कामों में लगा सकते हैं। जबकि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो फर्म के डिसोल्यूशन तक फर्म के पास ही रहता है, फर्म उन पैसों को वापस नहीं करती है। सो क्योंकि फर्म उन पैसों को वापस नहीं करती है फर्म के डिसोल्यूशन तक, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा जो है वो तब तक फंसा हुआ रहता है, वो पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। सो अगर वो पैसा वो निकाल सकते, सो वो भी उन पैसों को दूसरे कामों में लगा सकते थे, बट क्योंकि उनका पैसा फर्म के डिसोल्यूशन तक फंसा हुआ है, तो ये जो पैसा जो कि फर्म के डिसोल्यूशन तक फंसा हुआ है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिसएडवांटेज देता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में ये नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा एक समय के बाद वापस कर दिया जाता है एंड वो इस पैसे को दूसरे कामों में लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लो रिस्क इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नीड नॉट बेयर द बर्डन ऑफ रिस्क एज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म देयर कैपिटल विल बी रिफंडेड बिफोर एनी अदर शेयर होल्डर, सो देयर इज लेस रिस्क रिगार्डिंग द कैपिटल अमाउंट बीइंग नॉट रिफंडेड। अब देखिए, जब फर्म डिसॉल्व करता है तो फर्म अपने सारे शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर देती है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। बट डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि कैपिटल का रीपेमेंट के समय में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल सबसे पहले वापस किया जाता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल बाद में वापस किया जाता है। तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल सबसे पहले वापस किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता है। उन्हें ये चिंता ज्यादा नहीं रहती है कि हमारा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में उनका पैसा जो है उनको वापस कर ही दिया जाता है। सो लो रिस्क इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब ये हुआ कि फर्म के डिसोल्यूशन के समय में फर्म जो है सबसे पहले अपना पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है एंड क्योंकि वो ये पैसा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पैसा सबसे पहले मिलने के कारण उनका जो रिस्क था कि वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल। इन केस ऑफ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स द शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो गेट देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इफ रिक्वायर्ड। इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड द शेयर होल्डर द कंट्रोल ओवर द बिजनेस, सो एनी शेयर होल्डर वुड वांट टू गेट हिज प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स टू गेट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये पॉइंट भी क्या कहता है कि हमारे पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होने की वजह से हम जो है प्रेफरेंस शेयर्स का भी लाभ उठा सकते हैं एंड अगर हमें वो लाभ ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता है तो हम उस लाभ को छोड़कर इक्विटी शेयर्स में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि उन शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एक समय के बाद, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर का भी लाभ मिलता है एंड इक्विटी शेयर का भी लाभ मिलता है। एक शेयर होल्डर जो है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के प्रेफरेंस शेयर्स को भी एक्सपीरियंस कर सकता है एंड अगर उसे ये एक्सपीरियंस ठीक नहीं लगता है तो वो बाद में इक्विटी शेयर्स में भी जंप कर सकता है ओनरशिप पाने के लिए। सो ये चीज की हम प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हमें बहुत अच्छा खासा लाभ देता है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक आदमी ने एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा। अब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने की वजह से उसे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के लाभ मिले, उसे डिविडेंड एक फिक्स्ड अमाउंट में दिया गया। बट कुछ समय बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, भले ही मुझे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने से डिविडेंड जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में दे दिया जा रहा है, बट मुझे ओनरशिप नहीं मिल रही है। सो क्योंकि मुझे ओनरशिप नहीं मिल रही है तो अब मुझे इक्विटी शेयर्स चाहिए। तो क्योंकि उसके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सो वो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में आ सकता है एंड प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में आने की वजह से उसको जो है इक्विटी शेयर्स के लाभ मिल सकते हैं। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने की वजह से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के लाभ उठा सकते हैं एंड अगर हमें उन लाभ से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम इक्विटी शेयर्स में भी जा सकते हैं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स द शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट एन एक्स्ट्रा शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट विच मीन्स दैट अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट हिज रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड बट इन एडिशन टू दिस ही विल ऑल्सो गेट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। सो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी विच अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट्स इज एडवांटेजेस टू अ शेयर होल्डर। सो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपना रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो मिलता ही है, बट इन एडिशन टू दैट रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड उन लोगों को जो है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल जाता है कभी कभी। सो ये बात कि एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, ये एक शेयर होल्डर के लिए एडवांटेजियस होता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।